Hello dear students, today we are going to discuss gravitation of class 9 physics. This is our lecture number 1. The concept of gravitation was given by Sir Isaac Newton. न्यूटन के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे जो इसको परेशान कर रहे थे. Like एक क्वेश्चन ये था, when a ball is thrown upwards, why does it fall back? अब ये जो बॉल है जो ऊपर की ओर हम फेंक रहा है ये वापस क्यों आ रही है? एक क्वेश्चन ये था. दूसरा क्वेश्चन, why does apple fall from the tree towards the earth? और जो एप्पल है वो क्यों गिर रहा है जमीन की ओर? ये कुछ क्वेश्चन थे. अब इनका आंसर ढूंढने के लिए वो सोच रहा था क्योंकि इसने एक लॉ भी दिया था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, a body in rest will remain in rest, a body in uniform motion will remain in uniform motion along a straight line in a particular direction unless some force is not exerting on the bodies. अब उसके मुताबिक अगर बॉल पे ये अप्लाई किया जाएगा, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स, अब वो किसी हाइट तक जाती है, उसके बाद वापस आती है. अब वापस क्यों आती है, डायरेक्शन क्यों चेंज करती है? इस कोई ना कोई फोर्स इसमें पड़ रहा है. नाउ न्यूटन सेज दैट there must be some force that is exerting on the apple, that is exerting on the ball. Now it is the earth that is exerting some force on the apple and on the ball, with which the apple and the ball is falling towards the earth. अब यह इस फोर्स का नाम इसने रखा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यहाँ पे देखिए वो क्या बता रहा है न्यूटन. न्यूटन सेज दैट दिस फोर्स इज नॉट कन्फाइंड टू the earth and the apple, the earth and the ball and other objects that are lying on the surface of earth, but it is present between any two objects of the universe. This force is called gravitational force or this force is called force of gravitation. अब हम पढ़ेंगे gravitation क्या है. ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिनन, ये एक फिनोमिनन है, एक स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं. बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, द ऑब्जेक्ट्स में बी ऑफ एनी साइज, उनका साइज कुछ भी हो सकता है, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. दे मे बी ऑफ एनी शेप, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है. दे मे हैव एनी मास, उनका मास कुछ भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकते हैं, हेवी भी हो सकते हैं. लेकिन जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में इनसिग्निफिकेंट होता है. और जो बड़े बड़े हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में सिग्निफिकेंट होता है. दे एंड मे बी एनी डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकती है. मीन्स वो नजदीक भी हो सकते हैं, वो दूर भी हो सकते हैं. और एंड विद एनी मीडियम बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है. अब ये जो फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, इस फोर्स को हम इसने नाम रखा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हम यही ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, यही इंटरेक्शन पढ़ेंगे बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, तो उस फिनोमिनल, उस स्टडी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन. अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल. म्यूचुअल मीन्स इक्वल, मीन्स अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं ए एंड बी, जितना फोर्स ए बी पे डालता है उतना ही फोर्स बी ए पे डालता है. दिस कॉल्ड म्यूचुअल, इक्वल एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है एंड नेवर रिपल्सिव, इसमें रिपल्सन नहीं होता है. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्स के बारे में दो थ्योरीज आई थी. एक थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो टॉलमी ने दी थी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जियो मीन्स अर्थ एंड सेंटर मीन्स इट इज इन द सेंटर. It means that Earth is in the center and all the other planets, sun, moon are revolving around it. This theory is called geocentric theory. But it failed. Later on it failed. उसके बाद एक और थ्योरी आई थी जिसका नाम था heliocentric theory. जो निकोलस कोपरनिकस ने दी थी. According to this theory, helium is sun-centric. Sun is at the center. Sun is at the center, and all the other planets, including Earth, Moon, are revolving around the Sun. This concept is called heliocentric. Hello, dear students. अब हम पढ़ेंगे जो निकोलस कोपरनिकस ने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द यूनिवर्स,
उसको स्टडी करके एनालाइज करके जोहान्स केपलर ने 3 लॉज दे अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। उन लॉज का नाम जो है उनको हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो 3 लॉज है। जो पहला लॉ है उसका नाम है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये दिया गया था इन 1609 में। अब इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया गया है शेप ऑफ ऑर्बिट। इसमें जो शेप ऑफ ऑर्बिट दी गई है दैट इज इलिप्टिकल शेप। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिट दैट वाज सर्कुलर। Here he said that the orbit of the planet around the sun is not circular but is elliptical. अब पहले ये जानेंगे elliptical shape क्या होती है। अगर हम एक सर्कल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा यहां से खींच लेंगे, यहां से और यहां से भी थोड़ा खींच लेंगे तो वो इलोंगेटेड फॉर्म में आएगा। इस इलोंगेटेड सर्कल को हम कहते हैं एलिप्टिकल शेप और एलिप्स। ठीक है। अब इस इलिप्टिकल शेप में कुछ चीजें होती है वो हमें एक्सप्लेन करनी है। इसमें जो लॉन्गर एक्सीज होती है इसका नाम है मेजर एक्सीज और जो शॉर्टर एक्सीज होती है इसका नाम है माइनर एक्सीज। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन दोनों का वो होता है सेंटर ऑफ द इलिप्टिकल शेप। ये जो मेजर एक्सीज होती है इस पे 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, एक इस साइड में होता है और एक इस साइड में होता है। जो होते हैं फोकस जो होता है ये होता है फोकस फर्स्ट, ये होता है फोकस सेकंड। दीज आर कॉल्ड फोकस ऑफ द इलिप्टिकल शेप। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं इन डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और सन कहां पे होता है? सन या तो F1 पे होता है या तो F2 पे होता है, किसी भी एक फोकस पे होता है। मान लीजिए अगर हम यहां पे रखेंगे सन को F1 पे तो ये जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, ये पहला लॉ था। अब केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसका नाम दूसरा नाम है लॉ ऑफ एरियाज। इट वाज आल्सो गिवन इन 1609। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन joining the center of sun to the center of planet covers equal areas in equal intervals of time। मीन्स जब प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए मान लीजिए प्लैनेट यहां पे है, ए पॉइंट पे है। अब ये पहुंच गया पॉइंट बी पे। मान लीजिए इसको 10 आवर्स लगते हैं। इसने जो 10 आवर्स में एरिया कवर किया वो इतना है। अब उसके बाद मान लीजिए ये पॉइंट सी पे पहुंच गया। अब यहां पे उसके बाद सी से डी तक इसको फिर से 10 आवर्स लगते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जितना एरिया इसने ए टू बी कवर किया है उतना ही एरिया अब कवर करेगा सी टू डी। मीन्स दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। द लाइन दैट जॉइन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ प्लैनेट, दिस आल्सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर है ये इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। अब यहां पे इसका मतलब ये है एरिया ऑफ AF1B विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ CF1D इफ द टाइम इज इक्वल। अब 10 आवर में इसने इतना एरिया कवर फिर से 10 आवर में ये इतना ही एरिया कवर करेगा। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं जब ये जाता है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस कवर की है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। मीन्स यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। It means that the speed of planet around the sun is not constant, is not same, but is more when it is near to the sun and is less when it is far away from the sun।
जब प्लैनेट नजदीक होता है, सन के नजदीक होता है, उस वक्त उसकी स्पीड जो है ज्यादा होती है, और जब ये प्लैनेट दूर हो जाता है सन से, तो उस वक्त उसकी स्पीड कम हो जाती है. द पॉइंट इन द पाथ ऑफ अ प्लैनेट दैट इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपीरियन. एपीरियन मीन्स जब प्लैनेट बहुत दूर होता है सन से, हम कहते हैं द प्लैनेट इज एट एपीरियन, अवे फ्रॉम द सन, फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन. और दूसरा होता है पेरिहीलियन. इट इज द पॉइंट इन द पाथ ऑफ द प्लैनेट दैट इज नियरेस्ट टू द सन. जब प्लैनेट बहुत नजदीक होता है, नियरेस्ट होता है टू द सन, उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरिहीलियन. ये दो लॉज थे. अब यहां पे ये कॉन्सेप्ट निकलता है, द स्पीड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज नॉट कांस्टेंट बट इज समटाइम्स मोर समटाइम्स लेस. अब ये ज्यादा का स्पीड कहां पे ज्यादा होती है? जब जो प्लैनेट जो है जो नजदीक होता है सन के, तो इस वक्त स्पीड ज्यादा होती है, और जब प्लैनेट दूर हो जाता है सन से, उस वक्त उसकी स्पीड कम हो जाती है. ये था सेकंड लॉ. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक और लॉ, दैट इज केप्लर्स थर्ड लॉ. केप्लर्स थर्ड लॉ of planetary motion. This is also called law of periods. According to this law, the square of time period of revolution, that is t square, is directly proportional to cube of semi major axis. इसका मतलब क्या होता है? ये जो मेजर एक्सिस है यहाँ पे, ये AD है मेजर एक्सिस, इसका जो हाफ है इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको हम डिनोट करते हैं R से. और जो टाइम लगता है प्लैनेट को रिवॉल्व करने में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. वही कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. इसका मतलब क्या होता है? जिस प्लैनेट की ये जो है सेमी मेजर एक्सिस ज्यादा होगी, उसको टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी ज्यादा होगा, उसको टाइम लगता है ज्यादा. और जिस प्लैनेट की जो सेमी मेजर एक्सिस कम होगी, जिसकी कम होगी, उसको टाइम भी कम लगता है रिवॉल्व करने में. ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब को, तो ये भी लिख सकते हैं. उसके बाद और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वलिटी एंड कांस्टेंट आता है. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यूब को एज सच रख लेते हैं, टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको ट्रांसपोज करके ये डिवाइड होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. मीन्स आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट. अब हम दो प्लैनेट्स की बात करेंगे. मान लीजिए हमारे पास दो प्लैनेट्स है, एक की जो सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज R1, और जो दूसरा है उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज R2, और जो पहला प्लैनेट है इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज T1, और जो दूसरा प्लैनेट है इसका जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है दैट इज T2. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, R1 cube divided by T1 square is equal to R2 cube divided by T2 square is always constant. ठीक है, अगर हम तीसरा भी ले लेंगे तो इस वक्त क्या होगा, R1 cube divided by T1 square is equal to R2 cube divided by T2 square will be equal to R3 cube divided by T2 square. That is always constant. This law is called Kepler's third law. This is also called law of periods. Thank you.